नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ रणवीर सिंह जी। रणवीर जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आनंद, आपको और स्पोर्ट्स कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्पोर्ट्स हेडलाइन से। 75वें स्वतंत्रता दिवस आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में फिट इंडिया फ्रीडम रन के दूसरे संस्करण की आज देश भर में शुरुआत। भारत ने इंग्लैंड के साथ दूसरे टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी में 364 रन बनाए। पैरालंपिक खेलों के लिए 54 सदस्यीय भारतीय टीम को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी औपचारिक विदाई और थॉमस जेनन रवि भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने। फिट इंडिया फ्रीडम रन यानी तंदुरुस्ती और फिटनेस के मंत्र को जन जन तक पहुंचाने और उन्हें प्रेरित करने की अनुपम पहल। केंद्रीय खेल और युवा कार्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से दूसरे फिट इंडिया फ्रीडम रन के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत की। इसको लेकर देश भर में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आइए सुनते हैं इस पर वीरेंद्र कौशिक की ये रिपोर्ट। फिट इंडिया फ्रीडम रन के दूसरे संस्करण का आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली के अलावा ऐतिहासिक नजरिए से प्रसिद्ध देश के 75 अन्य स्थानों पर भी इसका आयोजन किया जा रहा है। इनमें उत्तर प्रदेश में प्रयागराज का आजाद पार्क, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर, सेलुलर जेल, हिमाचल प्रदेश का काजा पोस्ट और मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया शामिल है। इसके अलावा असम के तेजपुर में चित्रलेखा उद्यान, अटारी सीमा और लेह तथा चेन्नई से भी फिट इंडिया फ्रीडम रन की शुरुआत हो रही है। ऐतिहासिक स्थानों से इस दौड़ का आयोजन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, सशस्त्र सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल तथा रेलवे और नेहरू युवा संगठन केंद्र कर रहे हैं। श्री ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश में आयोजकों से बात की। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए 30 मिनट के इस अभ्यास का आह्वान किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव, इसको मनाने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल विभाग ने देश के कोने कोने में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की आज लॉन्च की है। 75 ऐसे आइकॉनिक लोकेशंस पर आज इसको लॉन्च किया गया है। 13 अगस्त से 2 अक्टूबर तक इसको चलाया जाएगा। देश के 744 जिलों के हर जिले के 75 गांव में हर गांव के 75 युवा कम से कम इसमें भागेंगे और वो 75 युवा फिर बाद में हर परिवार तक पहुंचेंगे कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज इस मूल मंत्र को लेकर जाएंगे, ताकि अमृत महोत्सव के समय जो प्रधानमंत्री जी का संदेश है, न्यू इंडिया, फिट इंडिया, नया भारत, सशक्त भारत, स्वस्थ भारत, इसको लेकर हमें जाना है। खेल मंत्री ने कहा कि हर सप्ताह देश में 75 जिलों के 75 स्थानों से 2 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगले कुछ दिनों के अंदर 2 अक्टूबर तक देश के हर जिला से, हर गांव से इसमें लोग जुड़ेंगे और पिछली बार हमने 5 करोड़ लोगों को जोड़ा था। इस बार कम से कम 7.5 करोड़ लोग सीधे तौर पर इससे जुड़ने वाले हैं और मुझे पूर्ण आशा है जब तक ये कार्यक्रम होगा ये संख्या इससे भी बड़ी हो जाएगी। युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और फिट इंडिया जैसे अभियान से दुनिया भर में लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना न्यू इंडिया, फिट इंडिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना था कि न्यू इंडिया को कैसे फिट इंडिया बनाया जाए। मुझे लगता है कहीं जाके आप लोगों का ये योगदान न्यू इंडिया को फिट इंडिया बनाने में बहुत कार्यकारी साबित होंगे और एक फिट इंडिया का निर्माण करने के लिए आपका ये योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये संदेश भी हम लोगों ने देखा कि इससे युवा पीढ़ी को बहुत प्रेरणा मिला। इस अवसर पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा दूसरे फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है। इन प्रदेशों के 22 जिलों के 75 गांवों में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर गणमान्य व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्रगान तथा देशभक्ति के गीतों का आयोजन होगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हर सप्ताह फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। फिट इंडिया फ्रीडम रन का उद्देश्य लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखना है। उन्हें इससे मोटापा, आलस्य और अन्य बीमारियों से आजादी मिलेगी। देश भर में 744 जिलों और 30,000 शैक्षिक संस्थानों में इसका आयोजन किया जाएगा। दूसरे फिट इंडिया फ्रीडम रन में प्रतिज्ञा, राष्ट्रगान, सांस्कृतिक समारोह और युवाओं को ग्रामीण स्तर पर फ्रीडम रन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन।
रणबीर जी, अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल, एक ऐसे समय में जब जिंदगी में बहुत ज्यादा आपाधापी हो गई है। हाँ, बिल्कुल। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये जो पहल है बहुत शानदार है, और जब से उन्होंने देश की बागडोर संभाली है तब से वो कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि उनका जो पहला कार्यकाल था उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई थी, खेलो इंडिया, जिसमें पहले स्कूली लेवल का राष्ट्रीय स्तर पर पूरा प्रोग्राम किया गया। उसके बाद उन्होंने कॉलेज लेवल पे खेलो इंडिया किया, और इस बार भुवनेश्वर में होने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी गेम्स। तो ये बहुत अच्छी पहल है, और इससे जो तमाम रूरल एरियाज के जो हमारे मैक्सिमम गेम्स में जो प्लेयर्स निकल के आते हैं उनके लिए एक अच्छी योजनाएं थी। उसके बाद अब जिस तरह से फिटनेस को लेकर के जागरूकता लाने का जो काम किया है तो बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है, लाजवाब है। जी हाँ, बिल्कुल। समय समय पर प्रधानमंत्री स्वयं फिटनेस को लेकर लोगों को प्रोत्साहित करते रहे हैं। देश में हेल्थ और फिटनेस को लेकर निरंतर अवेयरनेस में बढ़ोतरी होती चली जा रही है, और एक एक्टिवनेस भी बढ़ी है। मुझे खुशी है कि योग, आसन, व्यायाम, वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, हेल्दी फूड हैबिट, हेल्दी लाइफस्टाइल, अब ये हमारी नेचुरल कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन रहा है। फिट इंडिया मूवमेंट ने अपने प्रभाव और प्रासंगिकता को इस कोरोना काल में सिद्ध करके दिखाया। वाकई फिट रहना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना कुछ लोगों को लगता है। थोड़े से नियम से और थोड़े से परिश्रम से आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य, सभी का सुख छिपा हुआ है। फिर चाहे योग हो या बैडमिंटन हो, टेनिस हो या फुटबॉल हो, कराटे हो या कबड्डी, जो भी आपको पसंद आए, कम से कम 30 मिनट रोज कीजिए। और प्रधानमंत्री के इस आह्वान का असर भी दिख रहा है। आज जब फिट इंडिया फ्रीडम रन के दूसरे संस्करण की शुरुआत हुई तो श्रीनगर में खासकर लड़कियों में खासा उत्साह देखने को मिला। अगर हम रेस करेंगे या रन करेंगे उससे हमारी जो फिटनेस है वो और ज्यादा आती है। सिर्फ स्टडी जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ भी कुछ होना चाहिए। तो हम इसीलिए एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, और ही साथ में मतलब हम जितनी ज्यादा पार्टिसिपेशन करते हैं उतना ज्यादा अच्छा रहता है हमारे लिए। आगे चलकर हमें यही चीजें फायदा देंगी। छात्रों की बात करें तो देश भर के छात्रों में इसको लेकर खासा उत्साह है। हमने अलग अलग राज्यों के कुछ स्टूडेंट से बात की। मेरा नाम शशांक सिन्हा है, मैं पटना का रहने वाला हूँ। गवर्नमेंट की जो ये इनिशिएटिव है फिट इंडिया फिटनेस रन 2.0, तो जैसे मैं भी एक डिजास्टर मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, तो जैसे फील्ड में जाना रहता है तो लोग अगर फिट नहीं रहेंगे तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। फील्ड में ऐसे कहीं आपको ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ रोड नहीं रहेगा। जिंदगी के हर एक पहलू में फिटनेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, युवाओं के लिए, जिनकी एज ज्यादा हो गई है उनके लिए भी। तो मैं खुद को फिट रखने के लिए वॉकिंग, जॉगिंग, जिम, ये सब करता हूँ, और मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि फिटनेस पे जरूर ध्यान दें और हेल्थ इज वेल्थ। मेरा नाम राघव कालरा है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ। जहाँ तक मेरा विश्वास है, मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स, एक्सरसाइजिंग, योगा, ये सब चीजें हमको एक बहुत कॉमन ग्राउंड पे ज्वाइन करता है। एंड एज अ स्टूडेंट आई फाइंड दिस टू बी बहुत मेरे को हेल्प करता है इन माय स्टडीज एज वेल। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमें कभी कोई इमीडिएट प्रोडक्ट नहीं मिल रहा होता उसका, बट जब उसके पैरेलली हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें एक इमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है, अपनी बॉडी में चेंज दिखता है, अपने एंथुजियाज्म में चेंज दिखता है। तो उन सब चीजों का जो फायदा होता है वो मुझे लगता है वो मेरी पढ़ाई में भी सर्कुलेट होता है, बिकॉज देन मैं मोटिवेट होता हूँ ज्यादा पढ़ने को, और मुझे लगता है कि जो मैं अपना टाइम स्पेंड करता हूँ मुझे ज्यादा प्रोडक्टिव लगता है। एक स्टूडेंट के पास बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो जो पढ़ रहा होता है उसको पढ़ने के बाद काफी एम्बिग्विटी होती है, उसको पता नहीं होता आगे क्या होने वाला। तो उस स्मोक स्क्रीन हमारे सामने होती है, उसमें काफी मदद करता है एक्सरसाइज, योगा। एंड मैं खुद भी एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ, एंड दैट और मुझे काफी हेल्प करता है। रणबीर जी, कुछ और जोड़ना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे अभी हाल में ओलंपिक खेलों से जब भारतीय दल वापस लौटा है, उससे पहले प्रधानमंत्री जी ने तमाम खिलाड़ियों से बात की, मुबारकबाद दी। स्पेशली हॉकी टीम जो जिस तरह से वो ब्रॉन्ज मेडल मैच में पराजित हुई और बिना मेडल के लौटी है, तमाम खिलाड़ियों से बात की। नवनीत के चोट लगी तो उन्होंने इस तरह से बात की जैसे टीम का कोच बात करता है कि नवनीत को क्या हुआ है, उसके चोट लगी हुई है तो किस तरह की चोट है। मुझे जहां तक याद आता है अब से पहले
सिर्फ इंदिरा गांधी के टाइम में 1975 में वेस्ट इंडीज की टीम हिंदुस्तान के दौरे पे थी और बेंगलोर टेस्ट में गुंडप्पा विश्वनाथ ने जब सेंचुरी मारी, क्योंकि इंदिरा गांधी क्रिकेट को बहुत फॉलो करती थी, तो उन्होंने स्पेशली फोन पे बात की थी विश्वनाथ से। उसके बाद के प्रधानमंत्री जितने आए हैं वो ट्विटर पे या उस तरह से विशेष देते थे, 1-to-1 नहीं करते थे। ये प्रधानमंत्री जी लगातार खिलाड़ियों से मिलते हैं, बात करते हैं, चाहे विराट कोहली की बात हो या और दूसरे खेलों की। और अभी तो आपने ओलंपिक में बराबर देखा, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बढ़ चढ़ के खिलाड़ियों से बात की, वो उनके लिए एक मेरे ख्याल से अनमोल क्षण है जिंदगी के। जी हाँ, बिल्कुल। आप भी अपने व्यस्त दिनचर्या में से 30 मिनट जरूर निकालिए फिटनेस के लिए, क्योंकि स्वस्थ ही सबसे बड़ा धन है। करते हैं क्रिकेट की। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत की पहली पारी अब से कुछ देर पहले 364 रन पर समाप्त हुई। लोकेश राहुल ने शानदार शतक लगाते हुए सबसे ज्यादा 129 रन बनाए। रोहित शर्मा ने 83 और कप्तान विराट कोहली ने 42 रन का योगदान दिया। मेजबान टीम के लिए जेम्स एंडरसन ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। आज दूसरे दिन के शुरुआती सत्र में इंग्लिश टीम के गेंदबाजों ने अच्छी वापसी की। आइए सुनते हैं निखिल की ये रिपोर्ट। लॉर्ड्स टेस्ट मैच के दूसरे दिन के पहले सत्र में इंग्लैंड ने बेहतरीन वापसी की। इस सेशन में इंग्लैंड ने भारतीय टीम के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। दूसरे दिन का खेल शुरू होने पर भारतीय टीम के लिए खबर अच्छी नहीं आई। लोकेश राहुल आज सिर्फ 2 रन और जोड़कर 129 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर रॉबिन्सन का शिकार हुए। अजिंक्य रहाणे के बल्ले से रन आने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो भी जेम्स एंडरसन का शिकार बन गए। रहाणे 1 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद ऋषभ पंत ने आकर कुछ तगड़े शॉट जोड़े। भारतीय टीम का 5वां विकेट 282 रन पर गिरने के बाद ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने मोर्चा संभालते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी की। पंत अच्छी लय में भी दिख रहे थे और कमजोर गेंदों पर चौके भी जड़े, लेकिन वो 37 रन के निजी स्कोर पर चलते बने। 6ठे विकेट के लिए जडेजा और पंत के बीच 49 रन की भागीदारी हुई। पंत को मार्कवुड ने आउट किया। इसके बाद मोहम्मद शमी को मोइन अली ने बिना खाता खोले चलता किया। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन। इंग्लैंड की टीम इस समय बल्लेबाजी कर रही है और ताजा हाल ये है कि 7 रन बना ली है टीम ने बिना किसी नुकसान के। रणबीर जी, सबसे पहले बात जेम्स एंडरसन की। जो रूट ने अभी कहा था कुछ दिन पहले कि वो इंग्लिश क्रिकेट के गोट हैं, यानी ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स, आज उन्होंने एक बार फिर दिखाया। बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने आज 5 विकेट लिए हैं, तो अपने लंबे कैरियर में ये 31वीं बार ऐसा हुआ है जो उन्होंने 5 विकेट लिए हैं एक पारी में। और सराहना करनी होगी उस खिलाड़ी की कि 39 साल से ज्यादा की उम्र हो चुकी है उनकी, और जिस तरह से वो मेन वेपन है इंग्लैंड टीम का, वो बड़ी बात है। 35,000 गेंद फेंकने वाले वो दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए। उनके पहले मुथैया मुरलीधरन, अनिल कुंबले और शेन वॉर्न ही हैं जिन्होंने 35,000 से ज्यादा टेस्ट मैचों में गेंद फेंके हैं। भारतीय टीम की अगर बात करें, लोकेश राहुल का शानदार शतक, लेकिन पुजारा और रहाणे एक बार फिर फ्लॉप। हम लोग बराबर इस प्रोग्राम में बात करते रहते हैं जब भी भारतीय टीम खेलती है कि काफी टाइम हो गया ये दोनों ही खिलाड़ी, चाहे वो अजिंक्य रहाणे हो या पुजारा हो, कुछ ज्यादा अच्छा कर नहीं पा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो तमाम नए खिलाड़ी जो जमे हुए हैं, बिल्कुल नॉक कर रहे हैं डोर, उनको चांस देना चाहिए। इनको थोड़ा रेस्ट दो, आउट ऑफ फॉर्म है। जब ये थोड़ा बाहर बैठेंगे तो कुछ सोचेंगे, विचारेंगे, और फिर जब डोमेस्टिक में अच्छा करने लगे तो इन्हें फिर वापस ले लो। दिक्कत कहाँ है? जी हाँ, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से अब टीम इंडिया की क्या रणनीति होगी? देखो, कल जिस तरह से इंग्लैंड ने टॉस जीत करके हिंदुस्तान को पहले खिलाया, तो वो तो उनका डिसीजन फ्लॉप हो गया था, क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम ने कल शाम तक 273 रन बना लिए थे 3 विकेट पे। या ओपनर्स की बात करें, हमने 126 रन की पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए की, तो वहीं उनका डिसीजन वो गलत साबित हुआ था। उसके बाद आज जिस तरह से वापसी की है वो बहुत शानदार है कि 100 रन के अंदर आपके 7 विकेट, हालांकि उसमें पुछल्ले बल्लेबाज ज्यादा होते हैं, बॉलर्स ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी 100 रन के अंदर अगर 7 विकेट निकाल दिए हैं तो ये बड़ी बात है। और भारत ने 364 रन का जो स्कोर बनाया है टेस्ट मैच में, ठीक ठाक स्कोर है, बहुत खराब नहीं है इंग्लैंड की कंडीशंस को देखते हुए। अब देखना यह है कि हिंदुस्तान के गेंदबाज इंग्लैंड को कितने रनों पे रोकते हैं, समेटते हैं, क्योंकि जिस तरह से पहले टेस्ट मैच में बुमराह ने 9 विकेट लिए थे पूरे टेस्ट मैच में, तो देखना होगा बुमराह एंड कंपनी इस मैच में किस तरह से बॉलिंग करती है। जी हाँ, बिल्कुल, इस मुकाबले पर हमारी नजर बनी रहेगी और कल के स्पोर्ट्स कैन में और आने वाले समय में भी हम आपको इस टेस्ट मैच से अवगत कराते रहेंगे। अगर आप इस मैच में आंखों देखा हाल सुनना चाहते हैं तो आकाशवाणी से इस मुकाबले का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। हर दिन ये प्रसारण होता है, आप जरूर सुन सकते हैं।
खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और भारतीय पैरालंपिक समिति ने आगामी टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए कल 54 सदस्यीय भारतीय टीम को औपचारिक विदाई दी। भारत 24 अगस्त से 5 सितंबर तक चलने वाले पैरालंपिक खेलों की 9 स्पर्धाओं में हिस्सा लेगा। टीम में देवेंद्र झाझरिया, मरियप्पन थंगावेलु और विश्व चैंपियन संदीप चौधरी जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो पदक के दावेदारों में शुमार हैं। देश को इस बार पैरालंपिक खेलों में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद है। झाझरिया अपने तीसरे पैरालंपिक स्वर्ण पदक की कोशिश में जुटे हैं। वो 2004 और 2016 में सोने का तमगा जीत चुके हैं। मरियप्पन 24 अगस्त को उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। टोक्यो रवाना होने वाले खिलाड़ी वर्चुअल कार्यक्रम का हिस्सा बने, क्योंकि वो कड़े बायो बबल में हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने वीडियो संदेश में कहा कि हमारे पैरा एथलीटों की महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास 1 अरब 30 करोड़ भारतीयों को प्रेरणा देता है। जिस ढंग से टीम इंडिया ने टोक्यो में प्रदर्शन किया, अब इन खिलाड़ियों से भी उसी प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद होगी। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगा। 2016 के रियो में जो पैरालंपिक खेल हुए थे, क्योंकि ओलंपिक्स में हमारी जितनी आशाएं उम्मीदें थी वो फेल हुई थी। हम सिर्फ 2 मेडल के साथ वापस आए थे, जिसमें पीवी सिंधु और साक्षी मलिक का मेडल था। उसके बाद जो पैरालंपिक खेल उसके बाद हुए, तो हिंदुस्तान की टीम 4 मेडल्स के साथ वापस आई थी, जिसमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल था। मरियप्पन का गोल्ड था, देवेंद्र झाझरिया का गोल्ड था, दीपा मलिक का सिल्वर मेडल था और एक और वरुण भाटी, उनका ब्रॉन्ज मेडल था। तो ये 4 मेडल थे। उम्मीद करते हैं जिस तरह से भारतीय टीम ने लंदन ओलंपिक्स का रिकॉर्ड तोड़ा मेन, तो अब पैरालंपिक टीम भी अपने 4 मेडल्स को सुधारते हुए यहां और मेडल लाने की कोशिश करेगी। और इसमें मैं एक चीज जोड़ूंगा कि अब तक के जो पैरालंपिक खेल हुए हैं उसमें हिंदुस्तान का रिकॉर्ड 4 गोल्ड, 4 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज मेडल का है। इसमें एक बड़ी स्टोरी यह है कि एक नाम होता था मुरलीकांत पेटेकर, वो 1965 के हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था उसके हीरो बन के लौटे थे। उनके हाथ में गोली लगी, हाथ काटना पड़ा। आर्मी में रहते हुए वो बॉक्सिंग किया करते थे। जब एक हाथ कट गया तो वो स्विमिंग की तरफ आ गए और 1965 के बाद उनका ऑपरेशन हुआ, हाथ कटा, और 1972 के जो पैरालंपिक खेल थे उसमें उन्होंने स्विमिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ 50 मीटर का इवेंट जीता था। तो ये एक बहुत बड़ी बात रही है। इस तरह की जो प्रतिभाएं हैं, इस तरह के जो कारनामे हैं, वो तमाम आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं और हम उम्मीद करते हैं कि टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भी इसी तरह की जांबाज कहानियां भारत के लिए पदकों में तब्दील होगी। एआईएफएफ तकनीकी समिति के अनुसार थॉमस जेनन रवि तत्काल प्रभाव से भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में कार्यभार संभालेंगे। एएफसी महिला एशिया कप की बेहतर तैयारियों के लिए जेनन रवि को महिला टीम के साथ जोड़ा गया है। भारत 20 जनवरी से 6 फरवरी 2022 तक इस कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मेजबान है। जेनन रवि इससे पहले अंडर 17 भारतीय महिला विश्व कप टीम के प्रभारी थे और उन्हें कोचिंग का लंबा अनुभव भी है। विश्व मुक्केबाजी परिषद WBC ने भारतीय मुक्केबाजी परिषद IBC के साथ मिलकर भारत समिति के गठन की घोषणा की है। समिति का लक्ष्य क्षेत्र के उभरते हुए पेशेवर मुक्केबाजों को घरेलू चैंपियनशिप में सफलता का रास्ता दिखाना और भारतीय मुक्केबाजों को अधिक वैश्विक संभावनाएं मुहैया कराना है। इसके लिए WBC इंडिया के मंच का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा WBC मुक्केबाजों की सुरक्षा पर जोर देगा और पुरुष तथा महिला दोनों मुक्केबाजों के लिए रैंकिंग प्रणाली भी लागू करेगा। दुनिया के पूर्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने कहा है कि वो बाएं पैर में चोट के कारण सिनसिनाटी में होने वाली आगामी टेनिस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेंगे। नडाल पिछले कुछ समय से पैर की चोट से परेशान हैं। सिनसिनाटी टूर्नामेंट से हटने के बाद 20 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता नडाल के अमेरिकी ओपन से पहले किसी टूर्नामेंट में खेलने की संभावना नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज भारतीय हॉकी टीम के 11 खिलाड़ियों को सम्मानित किया, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। आइए सुनते हैं सम्मान समारोह में उन्होंने क्या कहा। You have made us proud, but there is a saying कि आपने you have brought glory to the country. There are so many of your seniors who are here who have equally contributed, but you are all part of a journey. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप खुद you continue this spirit and the streak of excellence, और वो अगली जो जनरेशन आएगी यंगस्टर्स, उन पे भी ऐसी इंथुजियाज्म लाके उनको भी ट्रेन करें, सो दैट जो हॉकी में एटलीस्ट जो हमारी पास्ट ग्लोरी है वो हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर बने। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 11 खिलाड़ियों को क्यों, तो ये 11 खिलाड़ी मंत्रालय के अलग अलग विभागों में कार्य भी करते हैं। रणवीर जी, अब समय नहीं है कि इस पर या किसी और खबर पर आपसे चर्चा की जा सके। स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।